हम अपने पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं, किस तरह से चेंज लेके आएंगे इस सारे निज़ाम में? ये इसमें जो वक्त की बात हुई है तो इसमें मैं मेरी जो सलाह है और मैं जो ये बयान करना चाहता हूँ कि जब कोई किसी भी लीडर को जब वो 5 साल काम करता है, 10 साल काम करता है, तो उसको चोर कह के ये निकाल दिया जाता है कि इसने इन दिनों में बड़ी चोरी की है और ये काम नहीं कर रहे। हालांकि वो जितना टाइम गुजरता है वो उसके सीखने का प्रोसेस होता है। जिस वक्त वो हुकूमती अमूर को सीखता है, डेमोक्रेसी को किस तरह कंट्रोल करने वो सीखता है, जिस वक्त ये चीजें सीख लेता है तो उसको जबरदस्ती वहां से रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा जमशेद साहब, अभी आप लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है, इतने सालों से बल्कि इतनी दहाइयों से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप लोगों की मौरूसी सियासत चल रही है, अभी भी सीखने की ज़रूरत है। यही चीज़ है ना, जो जिस बंदा सारी उम्र सीखता है, कब्र तक जाने में सीखता है, इसमें जो वो आप सीखने को ना, आप ये देखें कि बंदा पॉलिश होता है, मजीद उसके अंदर काम करने में निखार आता है। तो जो पार्लिमानी जो निजाम है, ये कायदे-आज़म का पसंदीदा निजाम था। तो सर फिर नए लोगों को मौका देना, जमशेद साहब नए लोगों को मौका दें। अगर आप लोगों को लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनकी सीखने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और बहुत टाइम ले रहे हैं वो सीखने में और इतना निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर नए लोगों को मौका दें जो कम वक्त में ज्यादा फाल निज़ाम लेके आ सकते हैं। फिर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। सियासत में ऐसा नहीं होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही चिराग अहल ना अहल जैसे भी हुक्मरान है फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? ये इन्हीं ने रंग लाना है, करके दिखाना है, इन्हीं ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और आप देखें कि एक तरफ आप ये कर्नल साहब ने रिकॉर्डिंग की बात की, रिकॉर्डिंग को किसने पाकिस्तान का नुकसान किया, किसने $60 मिलियन का जुर्माना कराया? वो हमारी जनाब जुडिशरी थी, चौधरी इफ्तिखार साहब को। जिस वक्त हम सर डिबेट पॉलिटिकल साइड पे चली जाएगी, डिबेट पॉलिटिकल साइड पे चली जाएगी। हमारे इस टाइम बिजली के निज़ाम को जिस तरह से तबाह किया है, ये मुआहदे किसने किए हैं? मैंने, ये कर्नल साहब ने तो नहीं किया ना सर, आप लोगों की सियासी जमातों ने किए हैं, जहाँ पे आज हमें लाके खड़ा कर दिया है। आम आदमी खुदकुशियां करता फिर रहा है। मैं नहीं चाहती कि 14 अगस्त पे हम लोग पॉलिटिकल डिबेट में जाएं। हमारे पास रिकॉर्डिंग को रिफाइन करने की रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, मुआहदे में खराबी नहीं है। अगर मुआहदे में खराबी होती तो दोबारा जो दूसरी टीम आई है वो इसको क्यों वैलिडेट? ठीक है, आपके इस जवाब का मजीद जवाब जो है वो कर्नल साहब से ही लेंगे। जरा मैं मुकीम साहब से जान लूं। मुकीम साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं जमशेद साहब की इस बात से कतई एग्री नहीं करती कि जो भी हैं यही सियासतदान है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त कीजिए। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? अगर आप हुक्मरानी नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप साइड पे हो जाइए। जो डिलीवर कर सकते हैं आप उनको मौका दें, आगे हैं वो डिलीवर करें। ये कैसा निज़ाम है? किस तरह की ये स्टेटमेंट्स होती हैं कि जैसे भी है हुक्मरान, जो भी है, अहल है नाअहल है, भाई बर्दाश्त करें, आपने बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करवाने के लिए हमने ये मुल्क नहीं लिया था सर। आज हम तजदीद अहद वफा की बात कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर भी झांकना है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं उसको। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इससे एग्री नहीं कर सकता कि अब कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, तो बाकी चिरागों ने क्या कसूर कर दिया? फिर ये है तो आई थिंक ये सूरत हाल है और बड़ी अजीब सोच है। किया जा सकता कि भाई एक आदमी नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, सही, तो उसकी बातें पढ़ दें आप। अब मिसालें पहले मैं वो जो दे चुका हूँ, मुझे मजबूरन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। जी प्लीज। उन्होंने मुश्किल से 2.25 साल हुकूमत की थी, आज तक उनकी गवर्नमेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसका जवाब ही नहीं है। फिर शेर शाह ने 5 साल पूछते हैं कि आज तक आपको जीटी रोड और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको याद कर। जहाँ 40 साल जो हुक्मरान रहे वो भी कहते हैं हम सीख रहे हैं, जो 30-35 साल हुकूमतें रही वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो चलने नहीं दिया गया, 5 साल भी पूरे नहीं होते।
2.5 साल में घर चले जाते हैं। आपके पास प्रोग्राम ही कोई नहीं होता सिवाय इसके कि पब्लिक को ट्रक लगाए, हाँ। अपना टेलीवर। मुकीम साहब एक और डायलॉग भी ऐड कर लेना, मंजन भी बेचा जाता है, ट्रक की बत्ती के साथ साथ मंजन भी बेचा जाता है, हम करेंगे। वो फ्यूचर टेंस काफी हमारे माशाल्लाह पॉलिटिक्स में यूज होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो सारा वो गा ये गी फ्यूचर टेंस ना, करेंगे, हो जाएगा, बेहतरी लाएंगे, बेहतरी लाई जाएगी, होगी कब इसका कुछ पता नहीं है। ये खुद एहतसाबी का टाइम है ना अभी। हाँ। यही तो होता है जब आप देखते हैं कि भाई हमने क्या खोया और क्या पाया। अब अच्छी अच्छी बातें कर, ठीक है, आज खुशी का दिन है तो मुंह का जायका खराब ना करें, हम बस वही बातें करें कि सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन यह कि फिर हम देखते हैं ना कि हमारे इस वक्त भी 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस वक्त भी हमने कुछ 15,000 स्कूल जो हैं वो पंजाब में आउटसोर्स कर दिए हैं। दूसरी तरफ हम कभी प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं, कभी हम यूनिवर्सिटियों का ऐलान कर रहे हैं, कभी हम पहाड़ियों के एयरपोर्ट अनाउंस कर देते हैं इंतखाब जी। अब गुजारिश ये है कि सारों ने यही एक फार्मूला रख लिया और फिर यह है कि बाकी भी उससे बचे हुए नहीं है। की बात की आपने, अदलिया में जो कुछ हो रहा है होता रहा है, हाँ। उस पर भी कुछ होता है। फिर यह है कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा अपना बर्डन दूसरों के शोल्डर पे डालते हैं। रेकोडेक की हम बात करते हैं तो हमें IPPs के साथ मुआहदे भी याद रखने चाहिए कि वो किसने किए थे। बहरहाल मुकीम साहब अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि फिर मैं कन्ने साहब से उनका भी पॉइंट ले लूँ। हाँ, फिर दूसरा ये है कि वो पार्लिमानी निजाम, ठीक है जी, कायदे आज़म का पसंदीदा आप बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसको चलने नहीं दिया गया। अब उसमें भी वो कुछ लोहा खोटा और कुछ लोहार खोटा। अगर आप ये कह देते हैं कि जी को फौज आ जाती है और हमें चलने नहीं देते, तो भाई आप में इतना दम ही नहीं है, आप में इतने गट्स ही नहीं है कि आपको तो 22 ग्रेड का एक अफिसर उठा के चाहे पागल खाने भेज दे, जेल खाने भेज दे। आपकी औकात नहीं है कि आप एक दूसरे को अपने जायज मुकाम पे रख सकें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया मुकीम साहब। मैं ज़रा कन्ने साहब से, कन्ने साहब एक तो रेकोडेक पे ज़रा जमशेद साहब को उनका जवाब दे दें। सेकेंडली जिस बात पे मुझे एतराज़ है, मैं एटलीस्ट मैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई अहल है कोई ना अहल है, सीट पे बैठा हुआ है, मोरूसी सिस्टम चल रहा है तो चलने दें। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर ये कब तक बर्दाश्त करेगी कौम? एक दिन आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि हमें जो हम डिज़र्व करते हैं वो डिलीवर करें, और अगर नहीं करना तो साइड पे हो जाएं। फिर जो डिलीवर कर सकते हैं उनको जगह दे, अहल ना अहल जो भी है बर्दाश्त करें। एटलीस्ट मेरी समझ से तो ये बाहर है। जी बात करता हूँ। देखिए, जहाँ तक तो कुदरती वसाइल का तल्लुक है, सही, वो तो जो हमने किया हमारे हुक्मरानों ने, वो तो ऐसे केस हैं कि जिसमें कई फांसियां लगाई जाए, हुब्बुल वतनी पूछी जाए कि आपने मुल्की मफाद के खिलाफ फैसले क्यों किए। मैं रिकॉर्डिंग को पहले कवर कर देता हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग का मसला था होल नंबर 3 का, जिसका साइज तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। आपने 643 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 643 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये बाप की विरासत थी जो आपने लिख के दे दी। क्यों लिख के दी? दूसरी बात, रिकॉर्डिंग को आपने किया 2022 में एग्रीमेंट, सही, क्यों इसके अंदर डाला गया कि इसको पाकिस्तान की कोई अदालत, कोई असम्बली, कोई वजीर आजम, कोई नैब, कोई सदर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई भी इसको खोल के पढ़ भी नहीं सकता, एक्शन भी नहीं ले सकता। और ये इस्लामाबाद में साइन हुआ। ये क्यों फैसला किया गया कि नीचे लिखा जाएगा कि ये लंदन में साइन हुआ है, ताकि इधर की अदालतें फारिग हो जाए। अगली बात, रिकॉर्डिंग 2022 में हुआ, उसको 6 साल क्यों दिए जी? 28 तक। सोने की कान है, कॉपर की कान है, रेयर अर्थ की कान है। आप रिफाइनरी आपने लगाई नहीं। पाकिस्तान बनने से लेके 79 ईयर में रिफाइनरी लगाई, और भाई रिफाइनरी किसी ने अपनी जेब से नहीं लिखानी, रिकॉर्डिंग भी अपनी जेब से नहीं लगाए। क्यों? इसलिए कि वो कान जो है वो $53 ट्रिलियन की उसकी वैल्यू है। उस पर दुनिया के बैंक कर्जे देते हैं, उन कर्जों से रिफाइनरी लगनी है, और वो $53 ट्रिलियन की रिफाइनरी लगनी।
वो 5.5 अरब की टोटल लगनी है। नहीं लगती, मैं 2 साल पहले ऑफर कर रहा हूँ, नहीं लगती मुझे इजाजत है, मैं लगवा देता हूँ, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। उसी पे लोन होगा, उधर ही रिफाइनरी लगेगी, उधर ही चलेगी। आपके पास मैन पावर ट्रेंड है। सेंडक में 1175 पाकिस्तानी जो कॉपर को और सोने को निकाल के चाइना भेज रहे हैं, वो सारा अवेलेबल है हमारे पास। इंजीनियर्स अवेलेबल है, माइनर अवेलेबल है, कोई चीज कमी ऐसी नहीं है। कोई इतनी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई एआई नहीं चाहिए, एस्केलेटर चाहिए, लेबोरेटरियां चाहिए, फ्लोटिंग यूनिट चाहिए और उसका एनालिसिस कर लें क्योंकि टाइम कम है। मैं बाकी चीजों पे आ जाता हूँ। आपने ग्वादर क्यों नहीं डेवलप किया 78-79 साल? आपने यूएई को डेवलप किया है, इसलिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट यूएई में है। आप जीरो से हीरो यूएई ने बनाए हैं, उधर क्यों गुमरान होने? आपने तो उनसे पीटी से सीएल के पैसे वापस नहीं लिए, जदादे सारी इधर की दे दी है। ये ऐसी ऐसी सीरियस चीजें हैं जो कि आज के दिन में बहुत सारी और है। आपने दिया उनको और उनके बाद वापस किसी से कुछ नहीं लिया। आप ग्वादर आपने सिर्फ 9% हिस्सा लिया हुआ है। 91 आपने कैसे दे दिया? क्या किया 91 जिनको आपने शेयर दिया उन्होंने पिछले इतने सालों में? सिंगापुर की कंपनी को 91 दिया, $30 मिलियन। उन्होंने 30 मिलियन चाइना ने लिए उनसे। जब आपने कहा कि इसको सिंगापुर की बजाय चाइना के सी पैक में डाला, 30 मिलियन चाइना ने उनको पे किए। हम उधर ही खड़े हैं 9% पे। ऐसे तो इतने काके छुने तो आप नहीं है, बड़े सियाने हैं आप। बिलियन ट्रिलियन के दुनिया में बिजनेस करते हैं। कोई ऐसा नहीं है आप में से कि जिसकी 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां रोजाना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ना कमा रही हूँ। जमशेद खान साहब चले गए। मैं अर्ज करूंगा आज के दिन के लिए खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा इज़वाल ना हो। जमशेद साहब, मुझे लगा शायद आप चले गए और आपको कोई बात हमारी बुरी लग गई है। इससे पहले कि आप कन्ना साहब की बातों का, इससे पहले कि आप कन्ना साहब की मेरा पॉइंट ले लें, उसके साथ आप अपना भी पॉइंट जो भी जवाब है वो ऐड कर लीजिएगा। इससे पहले कि आप कन्ना साहब की बातों का जवाब दें, जो कि ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आप देंगे। आप लोगों ने एजीके के इलेक्शन से पहले कुछ धांधली के इल्जामात लगाए थे पीपल्स पार्टी पे, बकायदा एक अमाउंट भी बताई जा रही थी। अभी आजकल उस पर खामोशी है। वो क्या प्रेशराइज करने के लिए आप लोगों ने, एक टैक्टिक था आप लोगों का कि एजीके इलेक्शंस में अवाम को कुछ बताया जाए, जैसे एक दूसरे के अगेंस्ट बातें की जाती हैं, सो कॉल्ड मंजन बेचा जाता है, वही करना है, या वाकई में सीरियस कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं आप उसके अगेंस्ट? एजीके के इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ। मैं एजीके की कैंपेन की बात कर रही हूँ। गिलगित और एजीके में बीच में 1-1.5 महीने का गैप आता है सर। देखिए, आपको याद नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने पीपल पार्टी को मुबारकबाद की है कि आपने बहुत अच्छी कैंपेन की है, आपने अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा और आप वहां जीती हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो मुबारकबाद दी, बिलावल साहब को दी थी मुबारकबाद, अप्रिशिएट किया था। मैं तो करप्शन के इल्जामात की बात कर रही हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्जामात लगे थे उनका क्या बना? कोई आप लोग एविडेंस पेश कर रहे हैं? ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था इलेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात या तो पुरानी बात कर रही हैं सर? अभी आप लोगों ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि कितने अरबों रुपए बाहर भिजवाए गए पीपल्स पार्टी ने, तो हम खोल के रखेंगे सामने। वो खोले नहीं आप लोगों ने। देखिए सर, इलेक्शन के माहौल में फायदा पार्टियां, क्योंकि हम हुकूमत में वो हमारे साथ है, वो हुकूमत इंजॉय कर रही है, सारे उनके पास आईनी होते हैं। लेकिन जहां इलेक्शन के माहौल में पार्टियां, क्योंकि उनका एक अपना मंशूर है, अपना तरीकाकार है, नून का एक अपना मंशूर है, अपने पे चलती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस पे देखिए, अगर उनको इतना मसला है एजेके के इलेक्शन से या नून की परफॉर्मेंस से इतना पीपल पार्टी को मसला है, तो वो हुकूमत से बाहर निकल सकते हैं ना, उन्हें जबरदस्ती तो ठीक हो गया। जमशेद साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं लास्ट पॉइंट जरा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, माजिद के साथ इंटरप्ट करने के लिए मुकीम साहब से ले लूं। मुकीम साहब, मैं मान गई जमशेद साहब को, एक वाकई में एक अच्छे सियासतदान है। मैंने 3 से 4 दफा पूछा कि जो करप्शन के इल्जामात हैं वो बता दीजिए कि एविडेंस आप दे रहे हैं,
लेकिन घुमा फिरा के कभी वो मुझे ले गए जीबी के इलेक्शंस पे और कभी वो एजेके पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पे ले गए। आपके ख्याल में ये क्या था? सो कॉल्ड मंजन, जैसे अभी हमने कुछ डायलॉग्स की बात की है, वाकई एक दूसरे पे प्रेशर टैक्टिक्स थे या क्या था ये सारा कुछ? ये जाहिर करता है कि हमारे यहाँ इंतखाबात में प्रोग्राम पर होते हैं, मशहूर ये बताते हैं डेवलपमेंट ये करेंगे, हम यहाँ सेविंग करें, रोजगार आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ वो बस ये बताए होते हैं कि जनाब वो सामने वाला चोर है, मैं साधु हूँ। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी कि यहाँ पे वही इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा देना और फिर बिल्कुल ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। मुकीम अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कर्नल साहब कृषि साहब बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। जमशेद खान साहब PMLN से मुझे ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया सर आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, लेकिन इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।